नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आरओ एआरओ वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस वीडियो टेस्ट सीरीज में हम लोग एंटायर कोर्स को रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज। साथ ही साथ आपको 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड क्वेश्चन वाइज वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है। यहाँ पर 15 आरओ के टेस्ट, 10 आपको पीसीएस के टेस्ट और 5 सीसैट के टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्लास अगर इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो टेस्ट लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत वाले दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, निचले सदन का विघटन, उत्तरदायी सरकार, व्यापक प्रतिनिधित्व, अस्थायी सरकार, ये विशेषताएं किस प्रकार के शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो डुअल एग्जीक्यूटिव की बात की गई है, रूल ऑफ मेजॉरिटी पार्टी की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वाइड रिप्रेजेंटेशन, टेम्पररी गवर्नमेंट, ये किसके फीचर्स हैं यहाँ पर बोला गया है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर डुअल एग्जीक्यूटिव की बात की जा रही है तो थोड़ा सा हम लोग भारत के उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। फिर रूल ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, जो पार्टी बहुमत से आती है उसकी सरकार बनती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा। अच्छा, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई है तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। एक पेपर में आपके प्रश्न बना था, एक पीवाईक्यू था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा गया था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हुए वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उनका उत्तरदायित्व मतलब दायित्व किसके प्रति है। तो पहला ऑप्शन आपको प्रेसिडेंट दिया गया था, दूसरा आपको पार्लियामेंट दिया गया था, फिर तीसरा आपको राज्यसभा दिया गया था और आखिरी आपको लोकसभा दिया गया था। तो आप बताइए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उनका उत्तरदायित्व किसके प्रति है, तो लोकसभा के प्रति। ये चीज याद रखिएगा। आप में से कई स्टूडेंट जब पेपर अटेम्प्ट करके आए थे तो उन्होंने बोला कि मैम हम तो पार्लियामेंट टिक लगा के आए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है टुवर्ड्स द लोकसभा। और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, कभी आपसे पूछे तो आप देखिएगा आर्टिकल 75 का जो क्लॉज 3 है उसमें इसकी बात की गई है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम एक चीज और समझ सकते हैं। आपको पता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या फिर सरकार को, लोकसभा को डिसॉल्व करना है या फिर सरकार पर जो एग्जीक्यूटिव है उन पे आपको विश्वास नहीं है तो लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर सकती है, ला सकती है ना। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता तो क्या होता है, विघटन हो जाता है, डिसॉल्व कर जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का। तो वही चीज यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वाइड रिप्रेजेंटेशन, टेम्पररी गवर्नमेंट, ठीक है। फिर दीज आर द फीचर्स रिलेटेड टू, आपको आंसर मिल गया होगा, संसदीय सरकार की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, शासन की हम बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए क्लास। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और आपसे पूछा जा सकता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी माइंड में आएंगे वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी, क्योंकि हर पॉइंट से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की, तो डुअल एग्जीक्यूटिव की बात की, मेजॉरिटी पार्टी की रूल की बात की, ठीक है। लोकसभा आपका पहले जो लोअर हाउस है वो डिसॉल्व कर सकता है, ये सारी चीजें हमने बात कर ली। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स आपके दिए गए हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकल कार्यकारिणी होती है, उत्तरदायित्व का अभाव होता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, निचले सदन का विघटन नहीं होता है, स्थायी सरकार, गैर उत्तरदायी सरकार और सीमित प्रतिनिधित्व होता है। ये फीचर्स किसके हैं, ये आपके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एक बार आपके पेपर में ये भी प्रश्न बना था, देखिएगा जरूर, पास्ट ईयर का क्वेश्चन था, जिसमें यूएस के गवर्नमेंट को और भारत की सरकार को
ठीक है, दोनों को कंपेयर किया गया था कि वहां पर आपका जो लोअर हाउस है वो डिसॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस तरीके का प्रश्न था। तो इसीलिए दोनों को आपको रख के पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना देके हो सकता है पेपर में आपको दे दे यूएस गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट के बारे में कंपेयर करने को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, यह पूछा गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पर पहला दिया गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व महाभियोग चलाकर पद से हटाया जा सकता है। तो इम्पीचमेंट जिसकी हम बात करें, महाभियोग की बात कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल 61 में आपके दिया गया है, वो इसीलिए लाया ही गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही उसको हटाया जा सके। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। यहां पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है। यही एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लाया जा सकता है, जब वो राष्ट्रपति क्या करे, संविधान का उल्लंघन करे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है इस तरीके से भी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है, पॉइंट ए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करें। तो याद रखिएगा, संविधान के उल्लंघन करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल निम्न सदन में लाया जा सकता है, ये आपका क्या है, गलत है, याद रखिएगा। इम्पीचमेंट जो है, ठीक है, जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो आपके किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो ये आपका गलत हो गया और आपके इस प्रश्न का सही उत्तर भी सी हो गया। डी देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पूर्व उसे 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 14 दिन पूर्व नोटिस देना राष्ट्रपति को आवश्यक है महाभियोग चलाने से पूर्व। अगर लोकसभा में राष्ट्रपति का महाभियोग लाया जा रहा, प्रस्ताव लाया जा रहा है इम्पीचमेंट का, तो लोकसभा क्या करेगी, 14 दिन पूर्व ही नोटिस दे देगी राष्ट्रपति को। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, सी आपका सही हो गया। इम्पीचमेंट की बात हम करेंगे तो किस अनुच्छेद में है, 61 अनुच्छेद में है, ये भी याद रखिएगा। एक और आर्टिकल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 74, वो भी याद रखिएगा। उसमें क्या बोला गया है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिनको की हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, उनकी एड एंड एडवाइस पर जो राष्ट्रपति है वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ये चीज भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी मैंने कोई चीज एक्सप्लेन की आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं समझ में आया, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपका सी सही उत्तर था, जो कि हमने डिस्कस कर लिया 61 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो इम्पीचमेंट है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में आपका इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, और 14 दिन पूर्व ही उस सदन द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है। यहाँ पर अगर 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस राष्ट्रपति को देना अनिवार्य रहता है 14 दिन पूर्व, और कितने सदस्यों द्वारा, 1/4। इसमें हो सकता है पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ और नंबर दे देते, 2/3। हमारे दिमाग में रहेगा कि जो इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव रहता है, ठीक है, वो 2/3 मेजोरिटी से पास करना रहता है। तो स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे, 1/4 सदस्यों का साइन नहीं देखेंगे, वो देखेंगे 2/3 लिखा है, सही कर देंगे। ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया। ये याद रखिएगा, जो प्रस्ताव है लाने के 14 दिन पूर्व उस सदन के 1/4, कितने, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है, 1/4। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए, फिर यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी से अगर वो हाउस क्या करता है, उसको पारित कर देता है, पास कर देता है, तो अब वो दूसरे हाउस में जाता है। दूसरा हाउस क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, और अगर वहां पर भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो लोकसभा, राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पर 1 मिनट और लूंगी आप लोगों का, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। याद रखिएगा, जब भी हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की बात करते हैं, और जब हम उनको रिमूव करने की बात करें, इम्पीचमेंट की बात करें, तो इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। वो क्या है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्लास, जो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड दिखाऊंगी, ताकि आप लोग पढ़ते भी जाइए और जो मैं बता रही हूँ उसको सुनते भी जाइए।
यहाँ पर देखिए, जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को कि इलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें आपके इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। जो संसद के आपके इलेक्टेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एकदम साधारण उसमें बता रही हूं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वही खाली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो इलेक्टेड मेंबर्स आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं खाली वही पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर याद रखिएगा जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो यहां पर खाली इलेक्टेड मेंबर्स की हम बात करेंगे, यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स आपके नहीं होते हैं। और इलेक्टेड मेंबर आपके पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। ये दो साथ ही साथ यहां पर याद रखिएगा, साथ ही साथ जो आपकी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, इन दोनों के भी आपके मेंबर्स इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल, इन आर्टिकल 55 द स्टेट इंक्लूड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो कभी भी अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो आप दिमाग में रखिएगा बस इलेक्टेड मेंबर्स आपके लोकसभा राज्यसभा के पार्लियामेंट के मतलब, और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपकी पुडुचेरी और दिल्ली भी शामिल है, वहां के भी इलेक्टेड मेंबर्स। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को और परेशान करूंगी और बताऊंगी कि जब प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है मतलब इम्पीचमेंट की बात होती है तो कौन कौन लोग उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखिएगा जब भी प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात आएगी तो वहां पर जो आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं खाली। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मैंने इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोला है। तो इम्पीचमेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करेंगे मतलब आपके इलेक्टेड मेंबर्स भी होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें आपके दिल्ली और पुडुचेरी का भी कोई रोल नहीं है जब हम प्रेसिडेंट को रिमूव करेंगे। इतनी चीज इम्पीचमेंट की बात करेंगे, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जब भी हम उनको इलेक्ट करने की बात करेंगे प्रेसिडेंट को तो वहां पे आपके इलेक्टेड मेंबर होंगे पार्लियामेंट के भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके 2 यूटीज भी शामिल होंगे, दिल्ली और पुडुचेरी। जब हम उनको रिमूव करने की बात करेंगे तो खाली आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से होंगे उसमें ओनली, बस एकदम सिंपल सा। लेकिन एग्जाम में जब यही चीज आपसे पूछी जाती है ना, आपको लग रहा होगा कि मैम ये हमको आता है, आप आगे बढ़िए। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ एग्जाम में यही छोटे छोटे पॉइंट्स ना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आप प्रेशर में रहते हैं तो आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन के कारण वो प्रश्न गलत हो जाता है तो बहुत दुख होता है। इसीलिए बार बार स्टूडेंट से मैं कहती हूँ मॉक टेस्ट लगाइए, आपको आता है, ठीक है। हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा पढ़ा दें, ये भी मुझे पता है, आप में से कई स्टूडेंट तो मुझसे भी अच्छा पढ़ा देंगे, लेकिन आपको ना जब आप एग्जामिनेशन में प्रेशर में बैठते हो तो प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग का प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है। बहुत से स्टूडेंट्स का जो लोग कहते हैं कि मैम इतना पढ़ने के बाद भी नहीं निकल, क्योंकि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं तो आपकी नॉलेज ना आप अप्लाई नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप पढ़ो भी, साथ ही साथ PYQs और मॉक टेस्ट भी लगाओ। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बहुमूल्य समय है ये। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा सदस्यों को, ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। दूसरा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। तीसरा है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो यहां पर देखिए आपका यहां पर जो आपका सही उत्तर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका बनाया गया, उसमें कौन कौन आपके थे ये पूछा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल नहीं, इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग नहीं। यहां पर आपका सी सही उत्तर है, ठीक है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उन्हें चुना गया था, तो यहां पर सी आपका
सही उत्तर है। चलिए अगला हम देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभाएं प्रत्येक, अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छा हुआ हम लोग ने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। यहाँ पर देखिए, प्रांतीय विधानसभाएं प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में प्रतिनिधि चुने। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है परीक्षा में पूछ ले ये चीज कि 10 लाख वाला ये पॉइंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रांतीय विधानसभाएं प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में प्रतिनिधि चुनने की बात की गई थी। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर दिया गया है आपका, जिसमें से 292 जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं की से निर्वाचित हुए थे। 93 सदस्य जो थे उन्हें भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व थे वो, और 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे कुल जो सदस्य थे वो आपके 389 थे। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है कि ये 10 लाख वाला जो प्रोविजन है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, चौथे प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब लोकसभा भंग होती है तो विधेयकों के समाप्त होने के विषय में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए। तो देखते हैं, जब आपका लोकसभा डिसॉल्व करती है, जो बिल होते हैं वो लैप्स होंगे कि नहीं, ये पूछा गया है। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाते हैं, राज्यसभा में लंबित विधेयक, लेकिन लोकसभा से पारित विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। अब यहां पर आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कभी भी किसी भी बिल को, किसी भी विधेयक को लोकसभा ने छू दिया है तो वो आपका लैप्स कर जाएगा। लोकसभा ने छू दिया है मतलब लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी लोकसभा में ही रखा गया है, वो लैप्स करेगा। लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, राज्यसभा के पास चला गया लेकिन राज्यसभा ने अभी पास नहीं किया है, तो वो भी लैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा बिल जिसको कि लोकसभा ने छू दिया है तो वो आपका लैप्स कर जाएगा। सबसे आसान तरीका समझने का, बस एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, राज्यसभा ने भी पास कर दिया उसको, मतलब दोनों हाउसेज ने पास कर दिया, चाहे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया, और अब वो राष्ट्रपति के पास चला गया है। तो राष्ट्रपति के पास अब वो चला गया है तो वो लैप्स नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और जितने भी बिल आपके अगर लोकसभा ने टच किया है तो वो आपका लैप्स करेगा। बस एक एक्सेप्शन है, राष्ट्रपति के पास गया तो लैप्स नहीं करेगा। तो हम देखते हैं, बिल पास इन द लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, मतलब लोकसभा ने छुआ है, अभी राज्यसभा में पड़ा हुआ है, क्या होगा, लैप्स करेगा। ठीक है, लैप्स हो जाएगा, एकदम सही है। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, हाँ अभी बिल लोकसभा में ही अटका हुआ है तो वो भी लैप्स करेगा। बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा डू नॉट लैप्स। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, बिल जो है वो राज्यसभा ने पास कर दिया लेकिन अभी लोकसभा के पास पड़ा हुआ है, मतलब लोकसभा ने छू दिया है उसको, भले पास नहीं किया, तो वो भी आपका क्या होगा, लैप्स कर जाएगा। तो बिल्कुल सही है, डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसको जब पढ़िएगा तो दिमाग में रखिएगा, लोकसभा ने अगर उसको छुआ है तो वो लैप्स कर जाएगा। बस एक कंडीशन है, अगर दोनों हाउसेज ने पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है तो वो लैप्स नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी शांति स्थापना संचालन के मूल कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। यहां पर आपके यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन की बात की गई है। इनके मेन कार्य क्या हैं, देखते हैं। स्टेबलाइजेशन, पीस स्ट्रेंथनिंग, सपोर्टिंग अ स्टेट विच इज लूजिंग अ वॉर। तो यहाँ पर यूएन मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग ऑपरेशन का जो मेन कार्य है वो आपका है स्टेबलाइजेशन और पीस स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, यहाँ पर सपोर्टिंग अ स्टेट विच इज लूजिंग अ वॉर ये इसका फीचर नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास, 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न बहुत आसान है, चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान किस देश का है। तो जल्दी से बता दीजिए, यूक्रेन का, भारत का, रशिया का या फिर चाइना का। तो विच कंट्री रैंक्स टॉप इन राइस प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है चाइना। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। ये सब आसान प्रश्न है तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हुए चलते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर एक बार, देखिए चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान चाइना का है, उसके बाद भारत, फिर इंडोनेशिया। जौ की बात करेंगे तो रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। सूरजमुखी की बात करेंगे तो यूक्रेन, रूस, अर्जेंटीना। जूट की बात करेंगे तो हमारा भारत। ठीक है, भारत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्लास अब हम लोग।
7वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे मोस्ट इरिगेटेड स्टेट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, वो पंजाब का है। दूसरा है, देश का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से असम में पाया जाता है। और लीस्ट और मोस्ट की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा पंजाब में है, उसके बाद असम में है। दोनों बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहां पर सी आपका सही उत्तर है। यहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहां पर देखिएगा क्लास, जब हमने बात किया देश का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? असम है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखेंगे आपका कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के परसेंटेज की दृष्टि से सिंचित राज्य की बात करेंगे तो पंजाब, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखेंगे सेकंड नंबर पे पंजाब हरियाणा है, फिर उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। एक जगह इसको नोट कर लीजिए, आपके ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। आरओ में भी प्रश्न बन सकता है और पीसीएस में भी प्रश्न बन सकता है। और सबसे कम अगर हम देखेंगे तो वो असम है, जो कि मैंने आपको बताया है। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करें में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो है वो महाराष्ट्र का है, फिर राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, कर्नाटक का है। तो ये चीज याद रखिएगा। इतनी चीजें क्लियर है क्लास? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न को हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है यहां पर। ठीक है, तो देखिए, अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि मतलब यहाँ पे विकास कार्यक्रम की बात की गई है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की, सघन कृषि जिला कार्यक्रम की बात की गई है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा मैच कर लीजिए आप लोग इसको। ये क्या है? हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की बात की गई है। अच्छा, यहां पर जब भी हम HYV सीड्स की बात करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको कितनी बार बताया है। हरित क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड में किसे बोला जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग आपको याद रहेगा। ठीक है, और एक प्रश्न और आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप याद रखिएगा पीस में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर देखिए, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम की बात करें, जहां पे हम लोग हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बात करते हैं, तो वो किस ईयर में आया था? अगर आप लोग इसको मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा ए का क्या होगा, सेकंड होगा, 1966 से 67। ठीक है, तो यहाँ पर ए का सेकंड खाली एक ही जगह दिया गया है। और देख लेते हैं, फिर है सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ठीक है थर्ड हो जाएगा, सही है। ये ऑप्शन जो है डी वाला वो आपका सही है। सी का आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और डी का आपका क्या होगा? सी का फोर्थ और डी का आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग मैच कर लीजिएगा, चीजें क्लियर। अगर आपको ये चीज पता थी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के बारे में पता थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पता था, तब भी आप इसको आराम से कर सकते थे। ए पे सेकंड आते और आपका आंसर आ जाता। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ईयर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है और ऐसा नहीं होता, सबको सब चीज नहीं याद रह सकती। लेकिन एक जगह नोट डाउन किए रहेंगे ना, तो 2-3 बार नजर जब जाएगी ना, तो हो सकता है एग्जाम में एक भी याद आए, तो आप आराम से सुमेलित कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। यहाँ पर आपका डी सही उत्तर था। यहाँ पर अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आराम से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे ना, जैसे अभी हमने इरिगेशन की बात की ना, कि अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पंजाब में सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया है, फिर उसके बाद सबसे कम हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका असम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स जब आप अपने मेंस में लिखेंगे, मेंस देना है ना, जीएस पेपर थर्ड जब आप देखेंगे तो वहां पे इरिगेशन सिस्टम दिया गया है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पूरा टॉपिक दिया गया है। तो वहां पर जब आप इन सब डेटा को लिखेंगे ना, तो आपके आंसर्स और अच्छे होंगे।
ठीक है, आपको स्कोर करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे प्रोग्राम्स भी, कार्यक्रम भी आपको उस समय याद होने चाहिए। तो अच्छा है ना, प्रीलिम्स के लिए भी याद हो जाए। प्रीलिम्स के लिए खाली ईयर याद रखना है, मेंस में जब लिखेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स भी याद रखने हैं। तो अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आशा करती हूँ जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में भी अपीयर होंगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 9वां प्रश्न देखिए, भारत में निर्माणाधीन परमाणु रिएक्टरों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो गोरखपुर, चुटका, मीठी वर्दी, हरिपुर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यहीं पर एक ऑप्शन उत्तर प्रदेश दे दिया रहता ना, तो मैं आपको बता रही हूँ आधे से ज्यादा बच्चे गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के साथ मैच करके आते। अरे गोरखपुर, हमारा गोरखपुर, गोरक्षनाथ मंदिर, ठीक है, फिर वो राप्ती नदी बहती है और रामगढ़ ताल, सब एकदम गोरखपुर को यूपी में मार्क करके आते। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, सेट ही नहीं किया गया ढंग से। यहाँ पर आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश दिया ही नहीं। अब बच्चे कंफ्यूज कि ये गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में ही सुने थे, यूपी में ही, अब क्या करें। तो याद रखिएगा यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट, जो गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट है वो आपका हरियाणा में है, याद रखिएगा। ए का क्या है, सेकंड है, ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। और कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, मतलब आसान नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। फिर इसके बाद चुटका दिया गया है, मीठी वर्दी दिया गया है और हरिपुर दिया गया है। तो देखिए चुटका कहां पर है, ये आपका है मध्य प्रदेश में। तो बी का फर्स्ट आपका यहां दिया गया है, ठीक है। मीठी वर्दी की बात करेंगे तो ये आपका कहां पर है, खट्टा मीठा चीज कहां खाने को मिलता है, गुजरात में खट्टा मीठा चीज चलता है ना, तो मीठी वर्दी आपका गुजरात में है। और हरिपुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो छोड़ने की गलती मत करिएगा, ठीक है, पूछा जाएगा पेपर में। तो ये आपका सी सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, गोरखपुर की अगर हम बात करेंगे तो वो कहां पर है, हरियाणा में है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट, हाँ चलिए अगला प्रश्न, यही है आपका अगला प्रश्न, इसको ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो देखिए गंगा आपको पता है वाराणसी में है, जय गंगा मैया। गोमती की बात करेंगे तो सुल्तानपुर में, ठीक है। कोशी की बात करेंगे तो गोरखपुर, और सरयू की बात करेंगे तो अयोध्या। तो ये तो सबको पता होगा, सरयू जी की जब हम बात करते हैं, अयोध्या बात करते हैं, गंगा जी आपकी बनारस में है, ठीक है। गोमती नदी भी आपकी सुल्तानपुर में है, लेकिन गोरखपुर में कौन सी नदी है, कोशी नहीं, राप्ती नदी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। राप्ती नदी अगर आप देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये है ना, इधर ये पूरा राप्ती नदी है। इधर श्रावस्ती से, बलरामपुर से, सिद्धार्थनगर से, ठीक है, संत कबीर नगर होते हुए, गोरखपुर, देवरिया होते हुए, ये कौन सा है, ये आपका राप्ती नदी है, ठीक है, दिख गया। अच्छा, यूपी का मैप आना चाहिए, बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। तो आराम से यूपी का मैप देख लो, पॉलिटिकल मैप भी देख लो, फिजिकल मैप भी देख लो, कैसे ड्रॉ करना है ये भी देख लो, स्कोर करोगे तभी तुम लोग मेंस में। तो यहाँ पर देखिए राप्ती नदी ये रही, ठीक है। अभी हम लोग और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। बहुत बार मैंने यूपी का मैप आपसे डिस्कस किया है कि यूपी किन किन स्टेट से और छूती है, कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो दूसरे स्टेट्स को छूते हैं। आज नहीं रिवाइज करेंगे, कभी और। सी आपका सही उत्तर था। अगला हम देखते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान कर लेते हैं। गौरी शंकर देवीलाल, हरि प्रसाद चौरसिया, एमएफ हुसैन और जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर सबसे आसान तो एमएफ हुसैन की पेंटिंग हमेशा बहुत फेमस रहती है, तो सी का सेकंड अगर मैंने देखा तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। चलो वेरी गुड। अब हम देखते हैं गौरी शंकर देवीलाल, हरि प्रसाद चौरसिया और जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भी मुझे याद है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन आपके किस चीज से रिलेटेड है बताइए। डी का आपका क्या होगा, डी का आपका 4th होगा, ठीक है। जाकिर हुसैन तबला वादक, ठीक है। तो डी का 4th हम देख ले कहां पर है, यहां पर है। तो मतलब ए का आपका गौरी शंकर देवीलाल जो है वो आपके कथक से रिलेटेड है, ठीक है। और हरि प्रसाद चौरसिया जो है वो आपके बांसुरी से रिलेटेड है। सही उत्तर क्या हो गया, सी आपका सही उत्तर हो गया।
अब देखिए जो मुझे सबसे आसान लगा मैंने उसके थ्रू मैच किया, आपको कोई और पॉइंट हो सकता है आसान लगे तो आप उसके थ्रू मैच करिएगा। सुमेलित तो ऐसे ही करते हैं ना, जो सबसे इजी लगता है जल्दी से उसको मैच कर लेते हैं और फिर कहते हैं ये आंसर आ गया। चल, तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, सी सही उत्तर था। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पढ़िए आप लोग ध्यान से, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? ठीक है, अर्जुन डैम कैनाल कहां पर अगर हम देखें कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका है? एटा, इटावा, गोरखपुर या फिर हमीरपुर। तो यहाँ पर ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर है हमीरपुर, डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर देख लीजिए, जब हम अर्जुन डैम कैनाल की बात करेंगे तो ये महोबा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को आपके बेनिफिट पहुंचाता है, और ये कौन से रीजन में आता है? बुंदेलखंड रीजन में आता है। तो यहां पर अगर मैप में एक बार मैं आपको दिखा दूं तो यहां पर देखिए आपका महोबा ये हो गया और हमीरपुर ये हो गया। ठीक है, ये आपका बुंदेलखंड रीजन हो गया ना। ललितपुर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, झांसी के बारे में कई बार बताया। ललितपुर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के खाली एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, और वो है झांसी। खाली एक डिस्ट्रिक्ट के साथ ललितपुर आपका सटा हुआ है उत्तर प्रदेश के, वो है झांसी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अब यहां पर 13th क्वेश्चन को देखिए क्लास, क्या दिया गया है? 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है 18.5%। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व आपका जो है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 8 to 9 है। फिर उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 की दशाब्दी में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि जो है वो 20.23% है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको दिया गया है महिला साक्षरता दर जो है वो 57.12% है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा गया है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश को अगर हम देखेंगे कंट्री के पॉपुलेशन में, वो 18.5% नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट 16 पॉइंट समथिंग है। तो यही आपका गलत है। पॉपुलेशन डेंसिटी 829 2001 से 2011 जो आपका जो ग्रोथ है परसेंटेज में वो 20.23, ये सही है। फीमेल लिटरेसी 57.18, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन जो था वो आपका गलत था। ठीक है, एक बार हम इसको देख भी लेते हैं। देख लीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या का अगर हम देखेंगे, कुल जनसंख्या प्रतिशत अगर हम देखेंगे तो 16.51 है ये। ठीक है, और आपको ऑप्शन ए में वहां पर 18.51 दिया गया था। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, क्या है आपका? सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। 1926 फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है। ठीक है, अब बताइए, भातखंडे संगीत संस्थान, राज ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाटक अकादमी, आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो आपका जो भातखंडे संगीत संस्थान है उसकी स्थापना 1926 में हुई थी। राज ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। ये एकदम सही दिया गया है आपका। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14th का आपका सही उत्तर है ए। यहाँ पर आप वर्ष याद रखिएगा, स्थापना वर्ष, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं और जब नहीं याद रहता है तो बड़ा अफसोस लगता है कि हमने देखा था, हमने पढ़ा नहीं। तो एक जगह कहीं पे नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो यहाँ पे नगर कस्बा दिया गया है, नदी दी गई है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था गोरखपुर में तो राप्ती नदी हो गई। ठीक है, जौनपुर में आपका सई नदी हो गई। फिर उसके बाद बिट्ठूर में दिया है गंगा नदी और कौशाम्बी में दिया है यमुना नदी। तो आपका कौन सा गलत है? तो यहाँ पर आपका जो गलत है वो है सी।
जौनपुर में सही नहीं है। जौनपुर में आपकी कौन सी नदी है? गोमती नदी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जौनपुर में जो प्रवाहित होने वाली जो मुख्य नदी है वो आपकी क्या है? वो आपकी गोमती नदी है। अगर हम सई नदी की बात करेंगे तो सई नदी प्रतापगढ़ से जौनपुर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बहती है, लेकिन प्रमुख नदियों में आपकी कौन सा आएगा? आपका गोमती नदी आएगा। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जौनपुर नगर से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी गोमती है, जबकि सई नदी प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होती हुए गोमती नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो मुख्य नदियों की वहां बात की गई थी, इसी वजह से। हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट गोमती नदी, और मतलब जो लोग जैसे कभी कभी होता नहीं, हम किसी ग्रामीण इलाके से आते हैं और पेपर में पूछ लिया था, तुम कहते अरे हम मेरे गांव में वही नदी बहती और हम यहाँ पे रहते हैं, और आप कह रही हैं गलत है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि जौनपुर के कुछ क्षेत्रों में, आपके कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में सई नदी प्रवाहित होती है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने आंसर को सी सही माना, क्योंकि गोमती नदी जो है वो मुख्य नदी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, सरयू नदी की हम बात करेंगे तो आप सभी को पता है सरयू जी आपकी अयोध्या में। ठीक है, गंगा नदी की बात करेंगे गंगा जी की, तो ये आपके कानपुर, वाराणसी, ठीक है, आपके प्रयागराज में। गोमती नदी की हम बात करेंगे तो लखनऊ हो गया, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर और खीरी। रामगंगा नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बरेली हो गया, बदायूं हो गया। ठीक है, और राप्ती नदी की बात करेंगे तो गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ये सब राप्ती नदी हो गई। तो एक बार रिवर सिस्टम जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाले राज्य केंद्र शासित निम्न में से कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, कहां पर है हाईएस्ट परसेंटेज? मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर ABCD में से जो आपका सही उत्तर है वो है मिजोरम में। ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज की बात की गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप दिया रहता तो लक्षद्वीप आपका सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर आपको लक्षद्वीप नहीं दिया गया है, मिजोरम दिया गया है, इस वजह से सही उत्तर A हो गया। अब यहाँ पर क्लास आप देख लीजिए एक बार, व्याख्या में भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, प्रतिशत की बात की गई है। सबसे पहले नंबर पे आपको दिख रहा होगा लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न में मिजोरम दिया गया था, इस वजह से हमने उसको सही टिक लगाया है। लेकिन कहीं पर अगर लक्षद्वीप दिया रहेगा तो आप उसको सही ऑप्शन मार्क करके आएंगे। अगला प्रश्न 17 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बैंक का महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो किस बैंक को इनॉग्रेट किया था महात्मा गांधी ने? देना बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ABCD में से आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। D आपका सही उत्तर है। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1919 में मुंबई में की गई थी और महात्मा गांधी ने इस बैंक का उद्घाटन किया था। 18वां प्रश्न। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के अंतर्गत कौन से प्रदूषक आते हैं? तो बताइए, यहाँ पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात यहाँ पर की गई है। इसमें आपके क्या आते हैं? एमोनिया, लेड या पीवी, ठीक है, बेंजीन, बेंजोपाइरिन या फिर आर्सेनिक। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में अगर हम देखेंगे तो एमोनिया भी आता है, लेड भी आता है, बेंजीन भी आता है, बेंजोपाइरिन भी आता है और आर्सेनिक भी आता है। तो सब आते हैं। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं क्लास एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछे, किस तरीके से प्रश्न बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा। अगर पूछा गया कि राष्ट्रीय परिवेशी अवायु गुणवत्ता मानक किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो आप बताएंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, CPCB द्वारा। ठीक है, इसको जारी किया जाता है। अब परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे कि CPCB, ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हम बात करें, CPCB में बोलूंगी। CPCB का निर्माण कब हुआ था और किस एक्ट के थ्रू हुआ था? तो आप याद रखिएगा, भारत सरकार ने जल एक्ट, ठीक है, वाटर एक्ट 1974 के थ्रू आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का
गठन किया था? ध्यान से सुनिएगा क्लास, यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले वाटर एक्ट ही आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, 1974, ठीक है। ये कौन सा एक्ट है? वाटर एक्ट है, याद रखिएगा। इसके थ्रू सीपीसीबी का गठन किया गया, ठीक है। लेकिन सीपीसीबी को उसकी पावर किस एक्ट के थ्रू दी गई? वो दी गई एयर एक्ट के थ्रू, एयर एक्ट 1981 के थ्रू। ये चीज आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती है। देखिए, भारत सरकार ने सितंबर 1974 में जल अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, स्टैब्लिशमेंट किया। इसके बाद वायु अधिनियम 1981 के तहत इसे और अधिक शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो मेन जो पावर थी वो आपको इसको एयर एक्ट के थ्रू दी गई थी। एक बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो दोनों याद रखिएगा, वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा क्लास। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए, यहाँ पर आपके डेट दिए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सही उत्तर? इंटरनेशनल लेबर डे की हम बात करेंगे ना, इस दिन छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। तो ए का सेकंड, वेरी गुड, 3 जगह दिया गया है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर वर्ल्ड नो टोबैको दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कब मनाया जाता है? 31 मई, ठीक है। तो 31 मई। तो बी का फर्स्ट भी 2 जगह दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो आपका 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे की हम बात करेंगे तो ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन तो करना नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए बी आपका सही उत्तर है। अब 20वां प्रश्न देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था, बताइए। ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है बी। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर है। 19 दिसंबर 1966 को फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय था वो मनीला में था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने कितने प्रश्नों को डिस्कस किया? 20 प्रश्नों को डिस्कस किया। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी परेशानी होती है तो जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में क्लास। और तब तक खूब पढ़िए, ठीक है। अभी अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा, पढ़ते रहिए आप लोग। और आशा करती हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। आप लोग खूब पढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज इस क्लास को यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू क्लास।